Hello and welcome to a special NDTV presentation. India has witnessed the world's fastest coronavirus surge. This is spreading far more rapidly than the first time, and we need to course correct and fast. And the worst thing to do right now is to enter into any form of blame game, particularly political. We need solutions for the future. Solutions now to figure out what India must do to recover. That is why on this platform, we launch the Solutions Summit. We are inviting chief ministers and health ministers across the country, the decision makers, to tell us about the solutions, not the problems, their vision and not the blame game. And our guest in this series is Delhi's Chief Minister, Arvind Kejriwal. Thank you very much, Mr. Kejriwal, for joining us. I also have with me my colleague, Sharad Sharma, who's been reporting, and I must say this, extensively on the pandemic regularly for the past 1 year. Thank you very much, Sharad, to you, and Mr. Kejriwal, to you also. My first question, there is a massive surge, Mr. Kejriwal, we are aware. Can you, and we have to start by reinstalling that confidence to all those who are going to hospitals and seeing the condition out there. Can you, with utmost confidence, assure the people of this city that you will have this situation under control and that we are prepared? संकेत, मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि जो भी स्थिति होगी, जनता के सामने सारी स्थिति ईमानदारी के साथ रखूंगा। कोई भी इस दुनिया के अंदर जो ये महामारी है और जिस स्केल की महामारी है, कोई भी ये एश्योर नहीं कर पाएगा कि स्थिति हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी कि नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ी बात दिल्ली सरकार में ये है कि हम कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे हैं। हमारा डेटा, चाहे वो डेथ का डेटा हो, चाहे वो टेस्टिंग, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स की टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारे कितने केसेस आ रहे हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए हैं, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, दवाई कितनी अवेलेबल है, सब चीज़ें जनता के सामने रख रहे हैं। और जब सारी चीज़ें जनता के सामने रखेंगे तो अगर कोई क्राइसिस भी आती है तो जनता से ही सहयोग मांगेंगे, सारे लोगों से सहयोग मांगेंगे। तो ऑल दैट आई कैन एश्योर इज कि हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी जाएगी और हर रोज़ और या हर ऑल्टरनेट डे मैं आके जनता से सीधे बात करता हूं और उनको स्थिति के बारे में बताता हूं। तो आज की स्थिति में आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। लगभग 4,500 से 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। 500 के करीब अभी आईसीयू अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। और हमने एक ऐप बनाया है जिसमें जहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड अवेलेबल हैं और कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। तो 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरे पास कई लोग आते हैं, कोई कहेगा जी मेरे को मैक्स में करा दो, मेरे को अपोलो में करा दो, मुझे गंगाराम में करा दो, मुझे फोर्टिस में। ये रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें बेड खत्म हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में बेड खत्म हो गए हैं। आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी महामारी है। मैं आपको इस वक्त बेड एश्योर कर सकता हूं, अच्छा इलाज एश्योर कर सकता हूं, लेकिन आप कहो मुझे इसी अस्पताल में बेड चाहिए, वो एश्योर नहीं कर सकता। आपको अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा बेड मिलेगा, चाहे सरकारी में मिले चाहे प्राइवेट में मिले, चाहे प्राइवेट में किस अस्पताल में मिले, सरकारी में, वो प्लीज आप इतना चूजी मत होइए। अभी इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जान बचाना है। अरविंद जी, नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो पहले तो लगभग काफी दिन हो गए नाइट कर्फ्यू लगे हुए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है और ये क्यों लगाना पड़ रहा है? कि क्या उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपके पास में आ रहा है जिसकी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के बारे में सोचा गया? और बहुत सी कंफ्यूजन लोगों को है इसके बारे में लेके कि वीकेंड जब होगा, सैटरडे संडे में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से चलेगा? क्योंकि बाजार तो ठीक है बंद रहेंगे, लेकिन ऑफिसेज वगैरह जो हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एनडीए का एग्जाम है उस दिन, तो ये सब किस तरह से होगा? पहली चीज तो ये कि ये वीकेंड कर्फ्यू अभी फिलहाल एक ही वीकेंड के लिए लगा रहे हैं। कल रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है। डेली बेसिस पे सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। अगर उसके अगले वीकेंड पे जरूरत पड़ेगी तो फिर अगले वीकेंड पे लगाएंगे। अभी हमने ये नहीं कहा कि हर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, अभी एक वीकेंड का कर्फ्यू
अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्ड ऑर्डर आने वाला है। उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी, कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज अलाउड हैं, कैसे अलाउड हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आई कार्ड के बेसिस पे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पे जाके, वेबसाइट पे जाके कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। वो सारी कौन सी एक्टिविटी अलाउ होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सारी अभी थोड़ी देर में ऑर्डर आने ही वाला है। जी अरविंद जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि बहुत सारे डॉक्टर से हमने पिछले साल में बात की, उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन जैसी चीज जो है वो आप एक ही बार प्रयोग में ला सकते हैं इस वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार ये बाहर आ गया तो उसके बाद आप लगाते रहें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपका, इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, what has your assessment been about lockdowns, curbs, imposition of curfews, the rationale behind it? संकेत, मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूं। अच्छा। मैं रेस्ट्रिक्शंस के सख्त खिलाफ हूं। ये मैं पब्लिकली कई प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूं। मेरा लॉकडाउन कब लगाना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस कब लगानी पड़ती हैं, ये वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स। लॉकडाउन से और रेस्ट्रिक्शन से कोरोना खत्म नहीं होता। लॉकडाउन से और रेस्ट्रिक्शन से कोरोना की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जब भी आप ये एसेस करते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से उसको हो सकता है संभाल ना पाए, तो आपको टेम्पररी बेसिस पे लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस लगा देने चाहिए ताकि कोरोना की स्पीड कम हो जाए, लोग अपने अपने घर में चले जाएं, कोरोना की इन्फेक्शन होने वालों की स्पीड कम हो जाए और आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकें। जितनी तेजी के साथ पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर हमने कोरोना की स्पीड को बढ़ते हुए देखा है, इस वक्त समय है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा के कोरोना के फैलने की स्पीड को थोड़ा धीरे करना। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं, एक दिन 6,000 केस आए, अगले दिन 8,500 केस आ गए, अगले दिन 10,000 केस आ गए, फिर 12,000 केस आ गए, अगले दिन 14,000, अगले दिन 17,000। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बिल्कुल मतलब कोई भी शहर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली लिमिटेड होता है, कोलैप्स कर जाएगा। आज हमारे पास, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत मेहनत की है, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, इसको बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम नए नए बेड्स, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमने बैंक्वेट हाउस अटैच कर दिए हैं, होटल्स अटैच कर दिए हैं ताकि उनकी कैपेसिटी, उनके बेड्स को बढ़ाया जा सके। उस सब के बावजूद बहुत तेजी के साथ बेड ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। अभी इस वक्त थोड़ा सा कोरोना की स्पीड को स्लो करने की जरूरत है, इसलिए टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पर इस वक्त आपकी सेहत के लिए हमें लगाने पड़ रहे हैं। मुझे आपका सबका सहयोग चाहिए। हमेशा आप लोगों ने मुझे सहयोग किया जब भी हमें कभी भी कठोर कदम उठाने पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप हमारा सहयोग करेंगे। अरविंद जी, दिल्ली की सड़कों पे घूमते हुए जो लोग सवाल पूछते हैं और आपसे भी पूछते होंगे प्राइवेट में, हर दूसरा बंदा यही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा? तो आप इसका जवाब दे दीजिए, क्या लॉकडाउन लगेगा? हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है, हर किसी की जुबान पर यही है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। मैंने इसका अभी अभी आपको क्लियरली जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मेडिकल हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली बेड्स हैं, हमने संकेत पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे हैं जब अस्पतालों के बाहर पेशेंट्स लाइनों में लगे पड़े हैं और कॉरिडोर्स के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर ऐसी स्थिति आती है तो डेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। ये स्थिति हम दिल्ली में नहीं चाहते किसी भी हालत में। तो अगर हमें ये लगने लगेगा किसी भी वक्त कि हमारा बेड्स जो हैं वो हम वी आर नॉट एबल टू कीप पेस विद इट, अगर हमें लगने लगा गया कि मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ता जा रहा है, तो उस वक्त हमें हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। आज की डेट में ऐसी स्थिति मुझे आते हुए नजर नहीं आ रही, बिकॉज अभी हम जिस तरह से नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं, अगले ही कुछ दिनों के अंदर हम और भी काफी बढ़ा रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से भी आज मदद मांगी है
सुबह सुबह मेरी एलजी साहब से जो मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था, ऑनरेबल एलजी ऑफ दिल्ली, ही इज आल्सो गोइंग टू स्पीक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें मदद करे। वो कर भी रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकें। आज की डेट में मेरे को नहीं लग रहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। चलिए, ये काफी इससे लोगों को भरोसा होगा और आश्वासन होगा इस बात से, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी टफ, एंड आई मस्ट से मिस्टर केजरीवाल, this is an extremely difficult decision to take for any administrator because you have to do this tough balancing act between life and livelihood. मेरा आपसे सवाल ये है कि अब इससे लॉकडाउन से आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ये डबल म्यूटेशन है, ये यूके स्ट्रेन है। आज सूत्रों के हवाले से केंद्र सरकार से हमें पता भी चला कि ये सब चीज का मिश्रण है। आपको नहीं लगता मिस्टर केजरीवाल, हैड देयर बिन ऑनेस्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन फ्लो on what mutations these are and not opaque from the central government, the manner in which it has been, we in state governments, in central governments would have been better prepared to answer to this surge. What's your assessment? संकेत, आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया था, आपने एक बड़ी अच्छी लाइन से शुरू किया था, This is not the time for political blame game. Yeah. So I would not like to say कि किसने क्या करना चाहिए था, किसको क्या करना चाहिए था। जिसने जो किया, मुझे लगता है कि सबने अपने अपने विवेक के अनुसार अच्छा काम किया। But for the future, इस वक्त हमें ये देखना है कि हम दिल्ली में मुझे लगता है कि एनसीडीसी है, आईसीएमआर है, कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारी लैब्स हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जब भी कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आती है वो शेयर करते हैं हम लोगों के साथ। सो इन हालात के अंदर जो भी वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें देंगे, हम उनसे लगातार टच में हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो जो भी गाइडेंस वो हमें देंगे, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जी केजरीवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे रिसोर्सेज अभी तक ऐसी नौबत नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़े और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स ना करे, इस वजह से हमको ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन दिल्ली as to when that time will come that you will not be able to support, the health infrastructure will not be able to support the surge? Because you yourself have defined the surge. 5,000 से 8,000, 10,000, 20,000 बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या, what is the timeline and the calculation in your mind that thus far and no further? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर में जो रिपोर्ट रिलीज होगी उसमें 20% के करीब पॉजिटिविटी रेट आज पिछले 24 घंटे का है। मान लीजिए ये 20% कल 18% हो जाता है, 16% हो जाता है, अगले दिन 15% हो जाता है। ये दिखाता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि 20 से 22 हो गया, 22 से 24 हो गया, 24 से 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, आखिर एक लिमिट है जिसके जब तक हम अपने बेड्स को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक अस्पताल है, अस्पताल में लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, लिमिटेड नर्स हैं। हमने उनको कहा भाई अपने सामने आपके एक बैंक्वेट हॉल है, उसको भी अटैच कर लीजिए। उनके 150 बेड और अटैच हो गए। ये मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल एलएनजेपी का दे रहा हूं। एलएनजेपी के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल को हमने अटैच कर दिया है, उसमें 150 बेड है, तो 150 बेड बढ़ गए। उनके डॉक्टर्स तो लिमिटेड हैं, उनकी नर्स तो लिमिटेड हैं। कितने हम ऐसे बढ़ा पाएंगे? उसकी जब कैपेसिटी आ जाएगी और जब हमें लगने लगेगा कि अब अगर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाए तो लोगों को कॉरिडोर के अंदर पड़े होना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। तो जब हमारा हेल्थ, वो हमें डेली बेसिस पे एसेस करना पड़ेगा। अरविंद जी, मैं प्लाज्मा पे आता हूं। प्लाज्मा को लेके दिल्ली सरकार ने पिछले साल बहुत काम किया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला, आपने खुद उद्घाटन उसका किया था। उसकी अभी स्थिति क्या है? कितना स्टॉक आप लोगों के पास अवेलेबल है प्लाज्मा बैंक में, अगर आप ये बता पाएं तो। और दूसरा, एक समस्या ये देखने में आ रही है कि बहुत से लोग इन दिनों जो है प्लाज्मा के लिए परेशान हो रहे हैं। बेशक प्लाज्मा बैंक खुल गया है और ये सुविधा उससे है कि आप किसी भी दूसरे ग्रुप का प्लाज्मा ले आइए और प्लाज्मा बैंक से आप एक्सचेंज कर लीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा।
लेकिन समस्या ये देखने में आ रही है कि ये ज्यादातर या बल्कि सारे ही जो प्लाज्मा के लिए इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए मरीज होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? मैं किसी भी डॉक्टर के उस पे मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा कि प्राइवेट के डॉक्टर्स भेजा इससे। प्लाज्मा थेरेपी में एक थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। प्लाज्मा बताते हैं कि प्लाज्मा उस पेशेंट का ज्यादा इफेक्टिव होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए थे। उस वजह से आपके कोरोना के पेशेंट्स बहुत कम हो गए थे। अब प्लाज्मा जो लिया जाता है जब आदमी ठीक हो जाता है उसके कुछ हफ्ते के बाद उसका प्लाज्मा लिया जाता है, लेकिन अगर उसको ठीक हुए काफी लंबा टाइम हो गया तो उसके एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं। सो देयर इज अ पीरियड। अब वो पीरियड जो था पिछले कुछ महीनों का जो बेस्ट, उस वक्त हमारे देश के अंदर कोरोना के पेशेंट्स बहुत कम थे, या तो बहुत पुराने हो चुके पेशेंट्स और या अभी लेटेस्ट आ रहे हैं पेशेंट्स। इस वजह से प्लाज्मा देने वाले डोनर्स की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। दैट इज द रीजन कि प्लाज्मा की शॉर्टेज इस टाइम हो रही है। तो मैं सबसे जो भी आज आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज जाइए, अपना चेक करा लीजिए। अगर आपका प्लाज्मा लिया जा सकता है तो हॉस्पिटल्स आपका प्लाज्मा लेंगे। किसी की अगर आपके वजह से जान बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी अरविंद केजरीवाल जी, I want to ask you a question on right now you're in the middle of controlling this surge, but see the problem with this virus is, and I'm sure you have this experience also, is that it will keep on mutating. It's a smart virus, right? It will keep on changing, keep on affecting, and there'll be one surge after another, third, fourth. I want to know from you, what are the solutions to stop a surge like this? Nip it in the bud, right at the very beginning. I'm not an expert on इस तरह के, उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। कोई एक्सपर्ट ही इसका जवाब दे सकता है। लेकिन कल मैं काफी डिटेल में स्पेनिश फ्लू जो हुआ था 1917 में, 1918 में प्रिसाइजली, उसको पढ़ रहा था। उसकी 4 वेव्स आई थी and the second wave was the most difficult one which engulfed the entire world. उसके बाद थर्ड वेव आई, फोर्थ वेव आई और उसके बाद वो अपने आप चला गया। और उस तरह के कई सारे बीच बीच में उतनी सीवियर वेव ये जो है अब आई है। बीच में 70s में एक रशियन फ्लू आया था, फिर 2008 में अभी स्वाइन फ्लू आया था और अब ये वाली वेव। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्पेनिश फ्लू ही है जो इसके कंपेरेबल है। तो कितनी वेव आएंगी, कैसे इसको रोका जाए, इसका समाधान पॉलिटिशियन नहीं दे सकता, इसका समाधान तो कोई एक्सपर्ट ही देगा और वो एक्सपर्ट एडवाइस जो भी होगी हम फॉलो करेंगे। करेक्ट। अरविंद जी, दिल्ली में टेस्टिंग अच्छी खासी हो रही है, 90,000 1 लाख की टेस्टिंग हो रही है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, ओवरऑल टेस्टिंग देखें तो हर 10 लाख आबादी पर करीब 8.25 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। क्या अभी की जो स्थिति बनी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए आप टेस्टिंग को ही एक स्ट्रेटेजी मानते हैं कि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे उतना जल्दी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि इतनी टेस्टिंग रखते हैं और इतना I think that's a very important question, Sharad, because Mr. Kejriwal, the Prime Minister, when he was addressing the Chief Ministers, he said that vaccine cannot be our only line of defense. It has to be testing also. And if you look at the data, data shows that all over the country, while the cases have doubled since the last peak, testing has only increased by 16%, 16%. What in your wisdom will be the first line of defense against coronavirus? दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है, मैं समझता हूं कि अगर वो पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से लिया जाए तो शायद सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। और केवल ज्यादा ही नहीं, मुझे लगता है नेशनल एवरेज से इट इज मल्टीफोल्ड ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अभी इस वक्त आज सुबह ही हम टेस्टिंग को लेके थोड़ा सा एसेस कर रहे थे। एज ऑफ टुडे हम अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि
ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एक लैब्स ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं कि वो 3-3, 4-4 दिन ले रही हैं रिजल्ट्स देने में, तो उस टेस्टिंग का मतलब ही खत्म हो जाता है। आपने आज सैंपल दिया, 4 दिन बाद अगर आपका रिजल्ट आएगा, 4 दिन में तो आपने घूम फिर के पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर दिया और पता नहीं आपकी क्या हालत होगी 4 दिन के अंदर। तो दिल्ली में हमने ये गोल्डन रूल बनाया हुआ था कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देना जरूरी है। आपकी कैपेसिटी इस बात से नापी जाएगी कि अगर 24 घंटे में आप रिजल्ट नहीं दे रहे तो आपके सैंपल्स हम कम कर देंगे, आपको उससे ज्यादा सैंपल नहीं उठाने देंगे। तो आज ही हम देख रहे थे कि 1-2 लैब्स ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम ले रही हैं। तो अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं 90,000, 1 लाख, 1,10,000, मुझे लगता है ये हम कैपेसिटी के बाहर जाके कर रहे हैं। अगर टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत पड़ी, हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स के भी टच में हैं। अगर वो हमें सजेस्ट करेंगे, जैसे भी सजेस्ट करेंगे, वी विल गो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू देयर सजेशंस। अगर जरूरत पड़ेगी तो कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, फिर और भी टेस्ट बढ़ाएंगे हम लोग। एक केजरीवाल जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और आपने एक बात जो बोली जो कि पत्रकारों के दिल में तो घर कर गई जो आपने बोला कि पत्रकार भी लगभग फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहा है, तो उनको भी वैक्सीन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। खैर, वो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन वैक्सीन्स पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि हमने बहुत ही जरूरी समय गंवा दिया रणनीति बनाने में, या और आर पेस ऑफ वैक्सीनेशन इनिशियली वाज नॉट एज फास्ट एज इट शुड हैव बीन, and going forward, since this is a solutions based discussion, going forward we have to ramp it up exponentially if we want to achieve anything. ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक कोरोना की दवाई नहीं थी तब तक तो समझ में आता था भाई क्या करें। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। हमारे ऊपर ये 45 साल की उम्र की क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए? अभी देखने में आ रहा है कि दिल्ली में हमारे 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं। ये जो सेकंड वेव आई है ये यूथ पॉपुलेशन के लिए ज्यादा घातक हो रही है और उन्हीं को हम वैक्सीनेट नहीं कर रहे। तो अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीनेशंस दे दी जाएं और नंबर ऑफ सेंटर्स पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, कितने सेंटर खोलेंगे, हम डोर टू डोर जाके खूब सारे सेंटर खोल के हम 2-3 महीने के अंदर पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। नहीं मिस्टर केजरीवाल, देखिए, द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, इनिशियली वी वर बैटलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। लोगों को ये बड़ा शक था कि ये वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं, इससे कहीं कुछ हो जाए फिर क्या होगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही है। You know, certain experts like Dr. Anjan Trikha suggested on our show that eligible people should only be given any service if they prove that they are vaccinated. Do you think, and I found this a great suggestion, for instance कोई 60 साल का हो, 70 साल का हो, 45 साल प्लस हो, उसको आप एक ऐसा सिस्टम बना दें that you know whatever service you want, you will only get that service if you produce your vaccination certificate, to create this urgency that this is a requirement and this is not a luxury. Do you think you can explore a possibility like this? नहीं, पर वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना आपको ये इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव करने की जब लोग लगवाने को तैयार नहीं हो। आप एक बारी खोलिए तो सही सबके लिए, आप सारी जनता के लिए खोल दीजिए, लोग आके लगवाएंगे, मैक्सिमम लोग लगवाएंगे। और जो कहते हैं ना ब्रेकिंग द चेन, सबसे ज्यादा ब्रेकिंग द चेन तो वैक्सीनेशन से होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन 50, 60, 70% जनता को लगा दी, अपने आप चेन टूटनी चालू हो जाएगी। केजरीवाल जी, इतनी तो सप्लाई नहीं है। इसकी इन्फेक्शन का, वही तो मैं कह रहा हूं कि सप्लाई चाहिए। अभी 2 चीजें करने की जरूरत है, एक तो एक्सपोर्ट बंद करने की जरूरत है। अगर मुझे नहीं पता अभी भी एक्सपोर्ट हो रही है क्या, वो जो पहले एक्सपोर्ट की थी मुझे लगता है वो एक गलती थी, हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका बता रहे हैं, जो बिडेन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर से जितनी वैक्सीन कहीं मिलती है वो सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे दे आर होर्डिंग वैक्सीन फॉर देयर ओन पीपल। तो हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खैर जो भी हुआ पीछे, अभी भी एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए हम लोगों को।
और प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की अपने देश के अंदर, उसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल सके। अरविंद जी, मैं अब स्कूलों पे आता हूँ। जो स्कूली बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इस बात से तो बहुत खुश हैं कि 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई और 12वीं की टल गई हैं। आप लोगों ने भी जो डिमांड की थी वो यही थी। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि स्कूल कब शुरू होंगे, क्योंकि हम कितना भी कह लें लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्कूल का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर एक माहौल होता है, बच्चे एक यूनिफॉर्म में आते हैं, सबको बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में शायद वो मौका नहीं मिल पाता। और दूसरा, इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी ये बात बिल्कुल साफ है कि अभी बहुत जल्दी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर आगे रणनीति बनाई जाएगी या फिर इसका कोई एक रोड मैप तैयार हो जिससे कि इसी दुनिया के अंदर, ऑनलाइन दुनिया के अंदर ही जो अगर जब तक स्कूल शुरू ना हो पाए, बच्चे जो हैं कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करने लगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, मोबाइल फोन हो जाए या लैपटॉप हो जाए या सुविधा हो जाए, कुछ इस तरह का कुछ आगे का अगर आप बता सकें तो। डिजिटल डिवाइड, मिस्टर केजरीवाल। शरद, इस टाइम अपने लिए बच्चों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी माँ बाप के लिए। जो आप बोल रहे हैं, मैं भी कई सारे पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स वगैरह, और सब लोग एक ही चीज कहते हैं कि जी अभी स्कूल मत खोल देना। सबको अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी है, सबको अपने बच्चों की सेहत प्यारी है, सब लोगों को इससे कोई परवाह नहीं है। मान लो थोड़े महीने खराब भी हो गए बच्चों के तो चल जाएगा, लेकिन अभी तक दुनिया भर में, मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जहां जहां स्कूल खोलने के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बच्चों के अंदर एकदम से कोरोना फैल गया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं थे, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो अभी फिलहाल जब तक कोरोना रीजनेबली कंट्रोल में नहीं आ जाता, हम स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पेरेंट्स ये नहीं चाह रहे हैं कि अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाकर उनको स्कूल भेज दिया जाए, बल्कि जो WHO का डेटा था वो ये स्कूल खुलने से पहले तक वो ये बताया करता था कि वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी जो 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें जो इन्फेक्शन पाया गया वो लगभग 8% था। लेकिन पिछले दिनों जो डेटा आया वो ये बता रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है ये बच्चों में भी जो है वो ठीक ठाक संख्या में दिखाई देना शुरू हो गया है। काफी ज्यादा इस बार बच्चों में भी काफी हो रहा है, यूथ में भी काफी हो रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो दिखना शुरू हो गया, ये सहमत है। लेकिन बात फिर ये आती कि कुछ महीनों की बात नहीं है, 1 साल तो पूरा ये निकल ही गया और इसके बाद अभी कब आगे क्या होगा ये कुछ नहीं पता है कि कैसे होगा। तो उसके बारे में कुछ अगर सोच पाए तो, वैसे मैं मानता हूं ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी जिंदगी बचाना। Considering online as a paradigm for the future, Mr. Kejriwal, I mean, eventually once schools open, do you think that this will, now we have experiment with online education, do you think that this experiment can be extended beyond COVID also? नहीं, वो आपको याद होगा बजट जब मनीष सिसोदिया जी ने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने एक ये भी रखा था कि जो हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ है इसके बेसिस पे क्या हम मैं उसका नाम भूल गया, वो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात कही थी जिसमें आपको बच्चों को फिजिकली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्चुअल बेसिस के ऊपर आप कहीं भी बैठे आप क्लासेस अटेंड कर पाएंगे और आप अपनी डिग्री ले पाएंगे। तो ही ये अभी पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे ही ये वाला स्टेप उठाया गया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन का जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो शरद ने कहा, स्कूलों के अंदर जो बच्चे आते हैं, क्लास में बैठते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसका ऑल्टरनेट ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकती। वो वाली एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मिस्टर केजरीवाल, very quickly I want to come back to vaccines because I agree with you that this is the medicine and we have, science has given us this. Do you think that once we have it in abundant quantity, it should also be allowed privately? अभी क्या है, बड़ा access controlled है वैक्सीन। आपको लगता है privately अगर उपलब्ध होगी, जो पैसा दे सकता है वो दे पैसा? एक्सेस इसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। इसको अलाउ कर दो, लार्ज स्केल के ऊपर अलाउ कर दो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अलाउ करो ना। इसको इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों किया हुआ है?
जितना इसको खोलेंगे, जितना जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे, उतना जल्दी पूरा देश वैक्सीनेट होगा, उतनी जल्दी ये चेन टूटेगी, उतना जल्दी कोरोना काबू में आएगा। एक सुझाव, वी वर स्पीकिंग टू द टू द हेड ऑफ द महाराष्ट्र टास्क फोर्स मिस्टर केजरीवाल, और शायद आपको जान करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा उनका सजेशन। उनका ये कहना है कि होपफुली within the next 6 to 8 months we should be in a situation where we can deliver vaccines on the doorstep of people. क्यों बूढ़े लोग या कोई भी आकर के अस्पताल में वैक्सीन लगवाए? आप एक ऐसा सिस्टम कर दें कि एक डॉक्टर या एक पैरामेडिक घर जाकर के वैक्सीन लगाए, and then after that waits for half an hour, sees that if there is no adverse impact, comes back, to eventually reach a situation like that. वो तो हम आज, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला कि हम डोर टू डोर दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, एज रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, और ये हमें डोर टू डोर जाने की, नए नए सेंटर्स खोलने की इजाजत दे दीजिए, और सफिशिएंट वैक्सीन अलाउ कर दीजिए, दे दीजिए हमें। हम डोर टू डोर एक एक घर जाके हम वैक्सीन लगा देंगे, बच्चों को भी लगा देंगे, बूढ़ों को भी लगा देंगे, सब लोगों को लगा देंगे हम लोग। दिल्ली सरकार आज करने के लिए तैयार है ये। मैंने ये सवाल केजरीवाल जी पूछा था जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को। उनका ये कहना था कि आप द प्रेडिकेमेंट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज राइट नाउ यू हैव दीज न्यू वैक्सीन्स, वी डू नॉट नो हाउ दे विल बिहेव, एंड दैट इज व्हाई डेटा वाज बीइंग एनालाइज्ड एंड स्टडीज इन अ वेरी कंटेन्ड वे। आज की डेट में वो कहते हैं हम रोज 40-50 लाख जितने भी लोग वैक्सीनेट होते हैं उसका डेटा ले रहे हैं। इस देश में अगर आप खोल देंगे तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो जाए दैट देयर इज पिल्फरेज, लीकेज, people start making spurious vaccines, and then all is going to turn kaput. So do you think that this is a valid concern because of which they decided to do what they did? वो तो किसी भी दवाई के साथ हो सकता है। तो जो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, मान लीजिए आज एक क्रोसिन ही है, क्रोसिन की टेबलेट नकली भी आ सकती है, असली भी है। तो जो नकली आती है उसको पकड़ने के लिए पुलिस है, उसको पकड़ने के लिए अलग अलग विभाग हैं। आज जितनी दवाइयां उसकी नकली भी हो सकती है, असली भी हो सकती है। तो ये भी एक दवाई है, इसकी असली भी हो सकती है, नकली। ये कोई, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि इतना कंट्रोल किया जाए उसको, वैक्सीन को केंद्र सरकार द्वारा। अरविंद जी, मैं कोरोना के नंबर्स पे आता हूँ। पिछले दिनों जब ये 4th वेव शुरू हो रही थी तब उस समय पर आपने कहा था कि ये बहुत घातक नहीं है, नंबर जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेथ है वो, उसका जो नंबर है वो ये बता रहा है कि ये उतनी डेंजरस नहीं है। लेकिन अब हमने देखा कि डेली 100 के आसपास डेथ हो रही हैं। तो ये क्या जो असेसमेंट है वो, उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि अब डेली 100 डेथ के आसपास हम देख रहे हैं जैसी नवंबर में हो रही थी, और ये काफी ज्यादा है ये दिल्ली के हिसाब से? इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है शरद। जैसे पिछली बार याद होगा, हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस गए थे 8,500 गए थे। 8,500 केसेस में 125 डेथ डेली हो रही थी। आज 17,000 केसेस में 112 डेथ हो रही हैं, तो लगभग आधी हो गई हैं। वैसे एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कम से कम आप इतना तो कहोगे कि ये फैल बड़ी तेजी से रहा है, लेकिन शायद मोर्टालिटी रेट, फेटेलिटी रेट इसका जो है वो लगभग आधा है पिछले बार से। सर, एक गैर कोरोना मरीज जो हैं वो थोड़े से इन दिनों परेशान है। हालांकि जो आपने आदेश दिया था आपकी सरकार ने, उसमें थोड़ा सुधार कर लिया गया और अब प्राइवेट अस्पतालों में गैर कोरोना मरीज जो हैं उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ एक पॉलिसी होनी चाहिए या कुछ इनके लिए बारे में सोचा जाना चाहिए? हालांकि मैं मानता हूं ये विडंबना है कि प्रायोरिटी आपकी इस समय कोरोना ही होनी चाहिए और आपकी जवाबदेही कोरोना पे ज्यादा होगी। हम भी सवाल कोरोना पे, कोविड पे ही पूछेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी हैं, लोग उसको लेके बड़े चिंतित हैं कि एक तो हेल्थ केयर जो है, दूसरे राज्यों से भी लोग दिल्ली में आते हैं इलाज कराने के लिए, और दिल्ली में तो विदेशों से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो इसके बारे में कुछ आपको लगता है सोचने की जरूरत है कि कोरोना के अलावा भी बीमारियां हैं, उनका इलाज कैसे होगा? क्योंकि जिसको जो समस्या हो जाती है उसके लिए वही सबसे बड़ी हो जाती है। मैं सहमत हूं आपसे। जो नॉन कोविड वाले पेशेंट्स हैं, 2 किस्म के हैं। एक है इमरजेंसी वाले और दूसरे हैं प्लान्ड सर्जरीज, प्लान्ड ट्रीटमेंट। करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना है, वो आप अभी करवाएंगे कि 2 महीने बाद कराएंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं।
तो 70-80%, 90% प्लैंड कैटेगरी में आते हैं, 10-15% इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जैसे दिल्ली में लगभग 125-150 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें से हमने 14 हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया है और करीब 30-40 और हॉस्पिटल्स हैं, 50 हॉस्पिटल जिसमें हमने कुछ परसेंटेज की है। बाकी तो नॉन कोविड ही है अभी भी। दिल्ली सरकार के लगभग 35 हॉस्पिटल हैं, 35 में से 6-7 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोविड है, या तो फुल्ली कोविड है या कोविड के बेड्स हैं, बाकी सारे नॉन कोविड है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो नॉन कोविड वाली कैटेगरी है उसको हम भूल जाते हैं। अभी भी आज भी दिल्ली के केस में बहुत सारे ऐसे, मोटे मोटे तौर पे मैं अगर दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊं, 50,000 दिल्ली के अंदर बेड्स हैं, जिसमें से अभी जो रेगुलर बेड्स हैं 10-12 हजार, बाकी तो हमने होटल वोटल में किया, 10-12 हजार बेड होंगे जो कि कोविड की कैटेगरी में डाले हुए होंगे। बाकी तो सारे के सारे नॉन कोविड हैं। 35-40 हजार बेड नॉन कोविड कैटेगरी में अभी भी हैं। जी केजरीवाल जी, इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपने ये बिल्कुल सही बोला कि बाहर के पेशेंट्स का भी काफी बर्डन है। आज ही मैं देख रहा था, अभी इस वक्त 10,000 बेड भरे हुए हैं कोविड के, जिसमें लगभग 2,000 बेड जो हैं वो दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स के हैं। तो इस वक्त दिल्ली का जो पूरा मेडिकल हेल्थ सिस्टम है ये अपना भी बर्डन उठा रहा है और बाहर के अपने लोगों का भी इलाज कर रहा है, जिससे हमें परहेज नहीं है। हम अपने ही देश के लोग हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों, लेकिन अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों जगह का भी बर्डन है। और आपको लगता है केजरीवाल जी कि आगे चल के आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा, बिकॉज दिस इज द नेशनल कैपिटल एंड whether you like it or not, people will come to the national capital to get the best treatment. So you will have to double down on your efforts. मैं सहमत हूं आपसे। जी Kejriwal ji, I know you're a busy man, lots of planning to do, so very quick questions and then we'll end the show. What sort of central assistance or solutions driven assistance do you need from the center? And do you think that this coordination has to increase more so in a situation like this? अभी दो चीजों की सख्त जरूरत है, हमने सेंटर को लिखा भी है इस बारे में। एक तो हमें बेड्स बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे पिछली बार जब नवंबर की पीक आई थी तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 4100 बेड्स मिले थे। अभी वो 1300-1400 बेड्स मिले हैं, बट वी आर इन टच विद देम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बेड्स। जो स्पेशली एम्स में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, आरएमएल में और लेडी हार्डिंग में, इनके जो 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसमें बेड्स, कोविड बेड्स का नंबर अगर बढ़ा दिया जाए। और दूसरा है वैक्सीनेशन, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें और ये रेस्ट्रिक्शंस हटा सकें तो हम वैक्सीनेशन को एक बड़ा अपना सेंट्रल स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं टू टैकल कोविड इन दिल्ली। Mr. Kejriwal, I want to ask you a question on research. शोध पर, research पर around this virus, how much stress do you think the Delhi government must give? You know, the central government has agencies, they are doing what they are doing, but do you feel to be able to solve this problem, you have to understand the problem. And as an administrator, you need to invest on research, medical research. So do you think that is going to be a key focus for you in the future? मुझे लगता है जिस तरह का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ढेर सारी रिसर्च एजेंसीज हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सेंट्रल लेवल पे रिसर्च करती है, सारे देश से डेटा इकट्ठा करती है और उस रिसर्च के बेसिस पे वो हमें गाइड करती है और हम उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी, एक सवाल मन में ये आ रहा था कि क्या आपको लगता है कि जो अभी स्थिति बनी हुई है उसका एक कारण ये भी है कि कोरोना की अभी तक जैसे कि संकेत बोल रहे थे, रिसर्च ठीक से नहीं हो पाई है कि इसका हम स्वभाव समझ लें, क्योंकि शुरू में जो इसके सिम्टम्स नजर आए थे वो कुछ और थे, फिर धीरे धीरे पता लगा कि स्वाद का चला जाना या फिर स्मेल ना आना ये भी इसके सिम्टम हैं, फिर उसके बाद कुछ और सिम्टम्स जो हैं पता लगे और धीरे धीरे करके जितने लोगों से आप बात करते हैं वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं और अब तो ये भी बात आ रही है कि आरटीपीसीआर से अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो भी हो सकता है, क्योंकि एक केस ऐसा आया मेरी नज़र में
और उसमें डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि 2 बार RT-PCR टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, लेकिन सिम्टम्स जो बता रहे थे वो कंजेशन था मरीज को, और ये बता रहे थे कि देखने में ये बिल्कुल कोरोना लग रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा। तो आपको लगता है इसकी वजह से भी समस्या हो रही है कि लोगों ने इसको समझ कुछ लिया है और धीरे धीरे स्वभाव जो बदल रहा है, इसकी वजह से समस्या हो रही है? Mr. Kejriwal, your practical experience of this problem, because a lot of people are now saying कि भाई हमारी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है लेकिन सिम्टम्स पूरे हैं। हो सकता है, पर इसमें मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? इसमें तो हमें एक्सपर्ट्स की ही ओपिनियन चाहिए होगी। एक्सपर्ट्स ही हमें बता पाएंगे कि लेट अस अज्यूम व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। लेट अस अज्यूम कि RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसको अगर RT-PCR नेगेटिव आया तो ये कैसे पता चला कि उसको कोरोना ही है? सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स तो किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। तो ये तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ना कि भाई अगर ऐसा बंदा है जिसका RT-PCR नेगेटिव आया तो उसको कोरोना है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा उन लोगों को, और हम फिर उस तरीके को फॉलो करेंगे जब वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। जाते जाते पर आपकी बात बिल्कुल सही है। आई नो वे यू कमिंग फ्रॉम, कि ये इसके इतने ज्यादा म्यूटेंट्स आ चुके हैं, ये इतनी ज्यादा वैरायटी हो गई है इसके सिम्टम्स की, और इसकी कि कई सारी चीजें समझ के बाहर हो रही हैं। जाते जाते केजरीवाल जी, आपका इफ यू वांट टू से समथिंग टू द viewers, to the people in Delhi, to all those who are listening to you, because you know I think more than a medical response, people are also awaiting a strong political response. You need response on all sides to deal with the crisis. क्योंकि जैसे देखिए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई तो उनके बाद बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई, आपने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने ये देखा कि हाँ आप लगवा रहे हैं तो वैक्सीन ठीक है। तो इसीलिए संकेत की बात जो है ठीक है। योर मैसेज मिस्टर केजरीवाल। मैं सहमत हूं संकेत। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो कि दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदार हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। पिछले 1 साल में बाकी देश ने तो 2 वेव झेली हैं, दिल्ली के लोगों ने 4 वेव झेली हैं, ये 4थी वेव झेल रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने पिछली 3 वेव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया और सरकार का हर कदम पे साथ दिया, वैसे ही इस बार भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो मास्क जरूर पहने, मास्क ही आपको बचा सकता है और इसको कोरोना को हल्के में मत लें। सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, इसको जरूर फॉलो करना है। दूसरी चीज, अस्पताल में जाने, अगर बीमार हो जाएं तो और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं हो तो अस्पताल मत जाएं। अस्पताल जाने में मजा नहीं है, घर में रह के इलाज कराएं। थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा अगर कुछ है, घर में रह के इलाज कराएं। अस्पताल में सीरियस मरीजों को जाने दें, सीरियस मरीजों की वहां पे जरूरत है। अस्पताल में सीरियस मरीजों को जाने दें, बेड ऑक्यूपाई मत करें, बेड को खाली रहने दें। और तीसरी चीज, दिल्ली सरकार ये जितने कदम रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है आप ही के लिए लगा रही है, इसमें सहयोग करें, सरकार से भी नाराज ना हो और इसमें अच्छे से सहयोग करें, डिसिप्लिन के साथ सहयोग करें। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे हमने पिछली 3 वेव कॉन्कर की थी, हम इस वेव पे भी काबू पा लेंगे। All right, Mr. Kejriwal, thank you so much. Let's hope that you know the only way to tackle this virus and this pandemic is to have a solutions-driven mindset, because you know there'll be many who will highlight the problems. Correct. We'll only come out of it if we have solutions. So to that effect, thank you very much and all the best to you and all of us. Let's hope we conquer this. Thank you. Thank you so much.